हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो प्रस्तावना का भारतीय शासन और राजनीति में जो प्रस्तावना टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट कर लिया था। बट उसमें एक सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केशवानंद भारतीयवाद जो केरल वाला था उसमें मौलिक ढांचे की संकल्पना दी गई थी। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि जो मौलिक ढांचे की संकल्पना है वो किस वाद में दी गई है। तो वो दी गई है केशवानंद भारतीवाद में। और केशवानंद भारतीवाद कब आया था? 24 अप्रैल 1973 में। तो जो आधारभूत मौलिक ढांचे की जो संकल्पना है वो किस वाद में दी गई है? तो केशवानंद भारतीवाद में दी गई है। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये दो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये कि मौलिक ढांचे की संकल्पना किस वाद में दी गई है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग कौन से वाद में माना गया है। तो जो मौलिक ढांचे की जो संकल्पना है वो तो केशवानंद भारतीवाद में दी गई है। और अगर हम बात करते हैं तो मौलिक ढांचा जो है वो परिभाषित नहीं किया है, सुस्पष्ट रूप से जो है वो आज तक परिभाषित नहीं है। यानी कि उसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो बताए थे, जैसे कि न्यायिक अवलोकन है, लोकतंत्र है, संसदीय जो प्रणाली है, ऐसे कुछ शब्द बताए थे। बट इसको सुस्पष्ट रूप से आज तक परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी जो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है कि मौलिक ढांचे, ये ऊपर जैसे कि कथन दे दिया कि मौलिक ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारतीवाद में दी गई है और मौलिक ढांचे को परिभाषित किया जा चुका है। तो नहीं, ये जो कारण है वो गलत है कि मौलिक ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। तो मौलिक ढांचे की संकल्पना जो है ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो मौलिक ढांचे की संकल्पना है वो संसद की शक्ति को कम कर देती है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग किस वाद में माना गया है? तो प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग जो है वो एस.आर. बोमई जो 1994 में जो वाद आया था इसमें जो है प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग माना गया है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है संघराज्य क्षेत्र। यानी कि हम सब जानते हैं जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज वर्तमान में अनुसूचियां जो है वो 12 हैं। तो आज हम भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। और तो इसमें सबसे पहले देखते हैं भाग का नाम क्या है। तो भाग 1 का नाम क्या है? संघराज्य क्षेत्र। और आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें हम जैसे राज्यों का इतिहास है, जो नए राज्य का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सब जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान से इसको देखना है। तो अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में जो है वो भारतीय राज्यों का यूनियन है। तो यहाँ पर जो है यूनियन शब्द जो है वो दिया गया है। तो यूनियन शब्द की जगह अगर बात करें तो फेडरेशन शब्द जो है वो नहीं है, हमें ध्यान रखना है यूनियन शब्द। तो फेडरेशन शब्द क्यों नहीं है? तो क्योंकि जो अमेरिका में जो फेडरेशन शब्द है तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो राज्यों ने जो है वो अधिक अधिकार की मांग कर ली, यानी कि राज्य जो है वो अधिक शक्ति को प्राप्त करने लग गए और वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो गृह युद्ध की स्थिति जो है वो अमेरिका में उत्पन्न हो गई थी। तो इस कारण से भारत में जो है वो यूनियन शब्द जो है वो रखा गया है। और यूनियन शब्द का मीन्स क्या है कि जो एकता और अखंडता के फलस्वरूप भी जो है वो केंद्र शक्तिशाली होगा और राज्यों को अलग अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पहला अनुच्छेद ये क्लियर करता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि एकता और अखंडता के फलस्वरूप भी आज भारत में केंद्र शक्तिशाली है और राज्यों को अलग अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें यूनियन शब्द को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 जो है उसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय संघराज्य क्षेत्र में संसद जो है वो सामान्य बहुमत से नए क्षेत्र को शामिल कर सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे घर में अगर लड़के की शादी करनी है और लड़की को लेके आना है तो भले ही चाहे वो इंटरकास्ट हो, आज मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटरकास्ट मतलब शादी कर रहे हो या फिर कोई लड़की कम सुंदर है तो भी हम सोचते हैं कि कोई नहीं, आनी तो है, आ जाएगी, कोई नहीं, इस तरीके से हम कर लेते हैं। लेकिन जब लड़की को
देते हैं या लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सब लोग अच्छे से, मतलब सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब लोग डिस्कस करके फिर हम लड़की की शादी जो है वो तय करते हैं। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र है, यदि किसी नए क्षेत्र को शामिल करना है तो क्या हो जाएगा, सामान्य बहुमत से हो जाएगा। लेकिन क्षेत्र त्यागने के लिए, यानी कि जो हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है, जैसे जो बेरूबारी वाला जो ये हुआ था तो 1960 में, तो जो पाकिस्तान को जो क्षेत्र दिया गया था उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी। और अभी जो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो बांग्लादेश वाला जो हुआ है, तो उसमें भी संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जब लड़के की शादी करनी है तो सामान्य बहुमत से काम चल जाता है, लेकिन जब लड़के की शादी करनी होती है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो क्षेत्र देने यानी क्षेत्र त्यागने से संबंधित जो है, या अपना क्षेत्र दूसरे को देना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो क्षेत्र लेना है या नए राज्य जो है, नए क्षेत्र को शामिल करना है, तो उससे सामान्य बहुमत की से जो है वो हो जाता है। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं सामान्य बहुमत वाले में, जैसे कि सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि उसको पूर्ण विलय नहीं किया गया था, तो उसके लिए जो है बाद में किया गया 36वां संविधान संशोधन जब हुआ, जब उसका पूर्ण विलय किया गया। लेकिन सहराज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो है वो सिक्किम को दिया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2, क्लियर हुआ होगा। और अनुच्छेद अब हम बात करते हैं जो बेरूबारी क्षेत्र मैंने बताया आपको 1960 जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है वो पाकिस्तान को कुछ हिस्सा दिया गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान में जो था तो वो दिया गया था, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी। और जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो बांग्लादेश को जो क्षेत्र अपना दिया गया था, और उसका बांग्लादेश का कुछ लिया भी गया था, तो लेने में तो वही है कि सामान्य बहुमत से हो जाता है, बट जो क्षेत्र त्यागने वाला है तो उससे विशेष बहुमत की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो ये हमारा हुआ विशेष बहुमत, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 में आते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है वो संसद जो है वो सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद जो है वो सामान्य बहुमत से ही नए राज्य का निर्माण और किसी नए राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन जो है वो कर सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर नए राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की जो अंतिम शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, वो संसद में निहित होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें तो जो भाग 1 है इसमें जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 3 में जो ये क्वेश्चन है, ये जो 3 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चन हमेशा लगभग मतलब एग्जाम में आ जाता है। तो राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की अंतिम शक्ति किस में निहित होती है, तो ये हमारे संसद में निहित होती है, ये ध्यान रखना है। और भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये हमें ध्यान रखना है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 3 में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उस पर सर्वाधिक प्रहार जो है वो कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये करता है आर्टिकल 3। यानी कि सर्वाधिक प्रहार जो है वो कौन से आर्टिकल करता है, तो वो करता है आर्टिकल 3। यानी कि संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार, भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, और कानून जो राज्यों के निर्माण का और परिवर्तन की जो अंतिम शक्ति है वो संसद में निहित होगी। तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 3 में है। और हमें ये ध्यान रखना है कि राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की अंतिम शक्ति किस में निहित होती है, तो वो होती है संसद में। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यों के निर्माण का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। राज्यों के निर्माण का जो उससे पहले थोड़ा ये देखेंगे हम नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। तो जब नए राज्य का निर्माण करना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नए राज्य का निर्माण है वो केंद्र सरकार जो है वो प्रस्ताव रखती है। केंद्र सरकार, यहाँ एक मतलब एग्जाम्पल जो है वो ऐसे याद रखने के लिए हम रख सकते हैं कि आज की जो भी फैमिली हैं
उनमें जो है केंद्र सरकार यानी कि मम्मी के पास सबसे पहले जो राज्य का जो निर्माण है, नए राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है या जो मस्तिष्क में जिसके आता है, तो वो है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि मम्मी ही प्रस्ताव पारित करती है कि अब लड़के की शादी करनी है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि नए राज्य का निर्माण जो है वो केंद्र सरकार जो है वो प्रस्ताव लाती है, यानी मम्मी जो है वो प्रस्ताव लाती है। उसके बाद पापा से सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर भी क्या कहें, पूर्वानुमति ली जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे लड़कियां मैंने मेरी नज़र में हैं, उनमें से कोई लड़की अगर आपको पसंद है, कोई आपको पसंद है या नहीं है, पर ये लड़कियां हैं, इनमें से करनी है। मतलब पूर्वानुमति सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति की लेनी होती है, यानी पापा यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति। तो प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, पूर्वानुमति। यहाँ से जब पापा की पूर्वानुमति मिल जाती है तो उसके बाद जो है वो जो पापा हैं वो निश्चित तिथि डालकर जो प्रभावित राज्य है, ठीक है, वहाँ उसकी विधानमंडल में जो है वो इस प्रस्ताव को भेज देते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, जब जो प्रस्ताव है उस पर राज्य की सलाह आए या फिर निश्चित आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं आती है तो भी वो सलाह जो है वो अपने आप ही मान्य हो जाती है। लेकिन जब निश्चित तिथि समाप्त या फिर निश्चित जो तिथि जो दी थी राष्ट्रपति ने यानी कि पापा ने, तो वो जो है वो समाप्त हो गई होने के बाद जो है वो संसद जो है वो सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण जो है वो कर लेती है और वहीं से जो है नए राज्य का निर्माण हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। वापस एक बार देख लेते हैं कि नए राज्य के निर्माण में केंद्र सरकार प्रस्ताव रखती है, प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होती है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो निश्चित तिथि डालकर प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास जो है ये प्रस्ताव भेज देता है। जब प्रस्ताव भेजा जाता है तो राज्य की सलाह आ जाए या फिर नहीं आती है तो भी, या फिर जो तिथि राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी वो समाप्त हो जाती है, तो वापस जो ये प्रस्ताव है ये केंद्र के पास चला जाता है और केंद्र सरकार जो है वो सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर देती है। और उसके बाद जो है राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति की जो है वो आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यों के निर्माण का इतिहास। तो राज्यों के निर्माण का इतिहास को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पहले जो है वो राज्यों की जो श्रेणियां हैं वो ABCD करके 4 श्रेणियों में राज्य होते थे, जिसमें A श्रेणी में अवध है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है, मद्रास है। और B श्रेणी के जो राज्य होते थे उसमें राजस्थान है, सौराष्ट्र है, हैदराबाद है। और जो C श्रेणी के राज्य होते थे उसमें अजमेर, दिल्ली, और D में अंडमान निकोबार। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई जैसे मद्रास है तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो है वो आपस में जो ये मतलब विवाद हो गया था एक टाइप का। तो इसमें क्या हुआ कि मद्रास जो है उसमें ये 2 क्षेत्र आते थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु वाले तमिल बोलते और आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु बोलते थे। लेकिन पूरा जो प्रशासन का जो ये है तो वो तमिलनाडु के उसमें आता था कि तमिल भाषा में होता था। तो आंध्र प्रदेश वाले जो है वो मांग करने लगे कि भाई हमारी भाषा तेलुगु है और हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य जो है वो हमारे लिए हमारा बनाया जाए। लेकिन जो है आंध्र प्रदेश ये जो है उसके लिए धरा आयोग भी आया था 1948 में, और एक JVP जो समिति आई थी 1948 में जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 को दी थी। तो उसने जो है इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्य की मांग को जो है वो मना कर दिया था, यानी कि नकार दिया था। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर कोई सी भी प्रकार के कोई राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये तेलुगु नेता थे श्री रामुलु 1953 में, तो ये जो है ये भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हमारा जो है वो अलग क्षेत्र की मांग करने लग गए और भाषाई आधार पर हमारा अलग राज्य जो है वो होना चाहिए। तो श्री रामुलु जो है उनका भूख हड़ताल के दौरान ही निधन हो गया। और उनका जैसे ही उनका निधन होता है तो उसके बाद जो है वो एक अलग सा जो भूचाल टाइप हम कह सकते हैं कि राजनीति में वो आ गया। तो उसके बाद जो है सरकार ने जो है 1953 में फजल अली आयोग की जो है वो एक आयोग आया और उसने ये कहा कि भाषाई आधार पर जो है वो राज्य का निर्माण किया जाएगा। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो तो थे फजल अली, और इसमें ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें 2 सदस्य और भी थे। एक तो था KM पणिकर
KM पणिकर, और एक सदस्य थे इसके KM पणिकर और KM पणिकर। तो जो 1953 का फजल अली आयोग था उसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, और इसमें 2 और सदस्य थे, यानी कि 3 सदस्यीय आयोग था, और ये था KM पणिकर और HN कुंजरू। HN कुंजरू। तो इसने ये कहा कि हाँ, भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों का गठन किया जाए। तो उसके बाद जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, और इसमें जो पूरे भारतीय संघ राज्य क्षेत्र को जो है वो संघ राज्य क्षेत्र को जो है वो इसमें मतलब बांट दिया गया, और इसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश जो है वो बना दिए गए। तो जो 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे, उसके बाद हम बात करते हैं जो 15वें राज्य, 15 से जो वर्तमान तक का जो इतिहास है वो हम देखेंगे। तो जो 15वां राज्य था वो था गुजरात, जो कि 1960 में जो है वो बनाया गया था। उसके बाद 16वां जो राज्य था वो था नागालैंड, जो 1963 में बनाया गया था। उसके बाद 17वां जो राज्य है वो है हरियाणा, जो कि 1966 में बनाया गया था। और उसके बाद 18वां जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, जो 1971 में बनाया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 3 राज्य 19, 20 और जो 21 हैं, ये तीनों जो हैं वो एक साथ बनाए गए थे, यानी कि 1972 में बनाए गए थे। तो जो 19वां राज्य और 20वां और 21वां राज्य, ये तीनों जो है वो एक साथ बनाए गए थे 1972 में। तो कौन कौन से? एक तो त्रिपुरा, फिर है मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो है वो तीनों 1972 में बनाए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य हमने पहले डिस्कस भी किया है कि सह राज्य का दर्जा तो उसको 35वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया था, लेकिन जो है पूर्ण विलय जो है उसी मतलब ईयर में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण विलय जो है वो कर दिया गया था। तो ये कब? 1975 में। तो 1975 में सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बनाया गया। फिर बात करते हैं 23वें राज्य की। तो 23, 24 और 25 ये 3 राज्य जो हैं वो भी तीनों एक साथ बनाए गए थे। यानी कि कब बनाए गए थे? तो ये 23, 24 और 25 जो हैं वो 1987 में बनाए गए थे। तो 23वें नंबर का राज्य कौन सा बनाया गया था? तो वो था मिजोरम। उसके बाद 24वें क्रम का जो राज्य बनाया गया था वो था अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद बात करते हैं 25वें क्रम का जो राज्य बनाया गया था वो था गोवा। तो जो गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 को जो 3 राज्य ये तीनों एक साथ बनाए गए हैं। और सिक्किम जो है वो 1975 में 22वें राज्य के रूप में जो है उसको बनाया गया था। और 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो राज्य बनाए गए हैं। और 15वें क्रम का राज्य गुजरात 1960 में, 16वां नागालैंड 1963 में, 17वां राज्य हरियाणा 1966 में और 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो ये क्रम जो है वो हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट राज्य जो हैं वो कौन से हैं। और 25 के बाद जो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो संघ शासित प्रदेश हैं। तो हम बात करते हैं जो 26वां राज्य है वो कौन सा है? 26, 27 और 28 इन राज्यों की हम बात करते हैं। तो 26, 27 और 28 तो ये तीनों राज्य जो हैं वो भी एक साथ बनाए गए हैं। कौन कौन से राज्य बने? ये कब बनाए गए थे? तो ये 2000 में बनाए गए थे तीनों राज्य। इनका निर्माण 2000 में किया गया तीनों राज्यों का। तो 3 राज्य कौन कौन से? इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं हम। ट्रिक है 6 ऊ झा। ठीक है, तो 6 से हो गया छत्तीसगढ़, 26वां राज्य हो गया छत्तीसगढ़।
और 27वां राज्य हो गया उत्तराखंड, और 28वां राज्य हो गया जहां से झारखंड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि, और ये कब बने थे, ये तीनों ही जो है वो नवंबर में बने हैं। ये तो बना है 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को सॉरी 15 नवंबर को। तो 26, 27 और 28 राज्य जो हैं वो तीनों राज्य ये एक साथ बनाए गए थे 2000 में। तो 2000 में कौन से, छौझा यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उस टाइम 29वां राज्य भी बनाया गया था। तो 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना, और तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 में बनाया गया था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कब बना दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में जो है 8 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो 8 कैसे हुए, क्योंकि 9 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वो कैसे हुए कि जो 26 जनवरी 2022 को जो है वो मोदी जी ने क्या कर दिया कि जो दादर नागर हवेली थी, दादर नागर हवेली और जो दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश थे हैं मतलब, तो उनको एक कर दिया और इनको क्या कर दिया, दोनों को मिला के एक कर दिया। तो इसीलिए कितने हो गए वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, और राज्य कितने हैं, 28। इस तरीके से जो है हम इनको याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने जाना कि राज्यों का इतिहास। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि क्या देखेंगे, जो आर्टिकल कौन सा बच गया हमारा, एक आर्टिकल 4 जो है वो भाग 1 में आर्टिकल 4 बचा है, जिसको हम देखते हैं। तो आर्टिकल 4 जो है उसको मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, जो अनुच्छेद 4 है इसको हम देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है कि इसको याद रखें तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी चल जाएगा। क्योंकि जो अनुच्छेद 2 और जो 3 है, अनुच्छेद 2 और जो अनुच्छेद 3 है कि प्रक्रिया जो है वो संशोधित जो संविधान संशोधन में नहीं मानी जाएगी। यही जो है इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया को संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यही बात जो है वो आर्टिकल 4 में दी गई है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ। तो इसमें हम लोगों ने भाग 1 के बारे में डिस्कस किया है, जो जिसमें कि हम लोगों ने संघराज्य क्षेत्र के बारे में देखा है, और उसके बाद अनुच्छेद 1 से 4 तक डिस्कस किया है, और उसमें राज्यों के इतिहास के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।